कभी कभी इतिहास में ऐसे पल आते हैं जब वक्त जैसे ठहर सा जाता है। जरा सोचिए, भारतीय संसद का वो माहौल जब एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी अपने सबसे बड़े विरोधी के सम्मान में खड़ा होता है, आलोचना के लिए नहीं बल्कि कविता के साथ। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी की जवाहरलाल नेहरू को दी गई उसी असाधारण श्रद्धांजलि को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा भाषण था जो सियासत से कहीं ऊपर एक पूरे राष्ट्र के दिल की आवाज बन गया। तो चलिए इतिहास के इस बेहद खास पन्ने को साथ मिलकर खोलते हैं। बस इन पहले शब्दों के साथ ही ऐसा लगता है मानो पूरा देश उस गहरे शोक में डूब गया हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो उस वक्त हर भारतीय के मन में दबे दुख को जुबान दे रहा था। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है और भी काव्यात्मक हो जाता है। जरा इन शब्दों की गहराई देखिए। एक गीत मौन हो गया। वाजपेयी जी यहां ये कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं था, ये तो जैसे एक पूरी पीढ़ी की जो धुन थी उसका खामोश हो जाना था। और शुरुआती 3 पंक्तियों का अंत होता है इस दिल को छू लेने वाली तस्वीर के साथ, एक लौ जो अनंत में विलीन हो गई। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक नेता का अंत नहीं था, ये तो देश के लिए एक रोशन चिराग का बुझ जाना था। तो आखिर इन रूपकों का, इन मेटाफर्स का मतलब क्या था? सपना था नेहरू का एक ऐसी दुनिया बनाने का जो डर और भूख से पूरी तरह आजाद हो। गीत था उनका वो जटिल व्यक्तित्व जिसमें एक तरफ गीता का गहरा ज्ञान था तो दूसरी तरफ गुलाब की नज़ाकत। और लौ, वो थी उनकी कभी न हारने वाली आत्मा, एक ऐसा दीपक जो रास्ता दिखाने के लिए रात भर अंधेरे से लड़ता रहा और सुबह होते होते खुद बुझ गया। यहां पर वाजपेयी जी इस बात पर जोर देते हैं कि ये सब कितने अचानक हुआ। वो कहते हैं कि मौत चुपके से आई जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी ने रात के अंधेरे में हमसे जिंदगी का कोई सबसे कीमती तोहफा ही छीन लिया हो। और ये क्षति सिर्फ अचानक नहीं थी बल्कि बहुत बहुत गहरी थी। वाजपेयी जी नेहरू को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक बहुत अपनेपन से भरे नाम से पुकारते हैं, भारत माता का दुलारा राजकुमार। तो चलिए समझते हैं कि इस एक इंसान के जाने का देश और दुनिया के लिए क्या मतलब था। इस श्रद्धांजलि की सबसे बड़ी ताकत है इसका दायरा। वाजपेयी जी एक एक करके गिनाते हैं कि किस किस ने अपना हिमायती खो दिया था। खुद मानवता ने, शांति के मिशन ने, दबे कुचले लोगों ने और आम आदमी ने। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं था, ये तो अनगिनत लोगों की उम्मीदों का टूटना था। उस युग के अंत को दिखाने के लिए वाजपेयी जी एक कमाल का नाट्य रूपक इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, विश्व रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर चला गया। इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है ये बताने का कि दुनिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय अब खत्म हो चुका है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो वाजपेयी जी की प्रशंसा का केंद्र है। नेहरू की वो काबिलियत जिसमें वो एक साथ कई विरोधाभासों को अपने अंदर समेटे हुए थे। और वाजपेयी जी के हिसाब से यही बात उन्हें एक असाधारण नेता बनाती थी। ये पहला विरोधाभास देखिए। एक तरफ वो शांति के पुजारी थे, लेकिन साथ ही वो क्रांति के अग्रदूत भी थे जो आज़ादी और सम्मान के लिए लड़ने को भी तैयार थे। मतलब एक ही इंसान में शांतिदूत भी और एक योद्धा भी। और ये रहा एक और विरोधाभास। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन साथ ही वो समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए भी उतने ही प्रतिबद्ध थे। सच कहूं तो किसी भी नेता के लिए इन दो चीजों में संतुलन बनाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। नेहरू के नेतृत्व में एक बड़ी बारीक सी ताकत थी। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए समझौते से डरते नहीं थे, लेकिन उन्होंने डर की वजह से कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। मतलब रणनीति में लचीले लेकिन अपने विश्वास पर एकदम अटूट। तो सवाल यह है कि असल जिंदगी में ये विरोधाभास दिखते कैसे थे? खैर, वाजपेयी जी पाकिस्तान और चीन के प्रति नेहरू की विदेश नीति का उदाहरण देते हैं, जहां उनकी उदारता और उनकी दृढ़ता का ये अनोखा मिश्रण सबसे साफ दिखाई देता है। लेकिन उनके इस बारीक नजरिए को अक्सर लोगों ने गलत समझा। उनकी उदारता को कमजोरी मान लिया गया और उनके फैसलों पर टिके रहने को जिद कहा गया। लेकिन वाजपेयी जी ने उस गहराई को देखा और इस मिश्रण में छिपी एक रणनीतिक सोच को पहचाना। और फिर वाजपेयी जी एक बड़ा मजबूत किस्सा सुनाते हैं जो नेहरू के इरादों की दृढ़ता को दिखाता है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। चीन का हमला हो चुका है और पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो कश्मीर पर पाकिस्तान से समझौता कर ले। और यहीं कहानी का रुख तलट जाता है जब उनसे कहा गया कि अगर समझौता नहीं किया तो 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। तो नेहरू भड़क उठे।
उन्होंने साफ कह दिया कि भारत दबाव में आकर कोई बातचीत नहीं करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो अपने सम्मान के लिए दोनों मोर्चों पर लड़ेगा। उस महान व्यक्ति को सम्मान देने के बाद वाजपेयी जी भविष्य की ओर देखते हैं। देखिए, ये भाषण सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक आह्वान भी है। वाजपेयी जी कहते हैं कि नेता तो चला गया, लेकिन हम जो उनके अनुयायी हैं वो यही हैं। तो अब क्या? वाजपेयी जी नेहरू की विरासत के 3 सबसे मजबूत स्तंभों को सामने रखते हैं और साथ ही ये चेतावनी भी देते हैं कि अब ये खतरे में हैं। वो आज़ादी, वो राष्ट्रीय एकता और वो लोकतंत्र। ये आने वाली चुनौतियों के बारे में एक बहुत गंभीर और सीधी चेतावनी थी। और यहीं पर वाजपेयी जी हमें इस भाषण का सबसे यादगार, सबसे केंद्रीय रूपक देते हैं। सूरज डूब गया है, अब हमें तारों की रोशनी में अपना रास्ता खोजना है। संदेश एकदम साफ है, जो रोशनी दिखाने वाला था वो चला गया है, अब जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। वाजपेयी जी साफ कहते हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ शोक मनाने में नहीं बल्कि काम करने में है। वो आगे का रास्ता दिखाते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा करना, एकता बनाए रखना और लोकतंत्र को सफल बनाना। नेहरू की याद को यही एकमात्र सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये भाषण अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। सोचिए, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपने विरोधी के आदर्शों, उनकी ईमानदारी और उनकी देशभक्ति का सम्मान कर रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत और उसकी परिपक्वता का एक बहुत बड़ा सबूत है। और हम इस चर्चा को भाषण के उसी आखिरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जो दशकों बाद भी गूंजता है। सूरज तो डूब गया है, तो फिर एक राष्ट्र तारों की रोशनी में अपना रास्ता कैसे खोजता है? ये एक ऐसी चुनौती है जो आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस दिन थी।